ढोलकपुर नाम के एक गांव में एक बहुत मशहूर ढाबा था जिसका नाम था लाला सेठ का ढाबा। उस ढाबे का मालिक था लाला सेठ। लाला सेठ का ढाबा इतना मशहूर था कि आसपास के गांवों से लोग खाना खाने वहीं आते थे। जो भी एक बार उस ढाबे का खाना खा लेता वह उसका स्वाद कभी नहीं भूल पाता था। ढोलकपुर में आने वाला हर आदमी लाला सेठ के ढाबे का खाना खाए बिना वापस नहीं जाता था। लेकिन जैसे जैसे ढाबा मशहूर होता गया वैसे वैसे लाला सेठ का घमंड भी बढ़ता गया। उसे अपने पैसे और नाम का बहुत घमंड हो गया था। अगर ढाबे का खाना बच जाता तो वह उसे फेंक देना पसंद करता, लेकिन किसी गरीब या भूखे इंसान को देना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। एक दिन एक भिखारी लाला सेठ के ढाबे के पास से गुजर रहा था। वह बहुत भूखा था, कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। वह धीरे धीरे ढाबे के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, मालिक, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा खाना दे दीजिए, भगवान आपका भला करेंगे। यह सुनकर लाला सेठ जोर से हंस पड़ा। अरे वाह, मुफ्त का खाना चाहिए, काम धंधा कुछ करते नहीं और आ जाते हो भीख मांगने। यह ढाबा है, कोई भिखारियों की रसोई नहीं, और तेरे जैसे आलसी आदमी की दुआ मेरी क्या मदद करेगी। पास खड़े लोग सब सुन रहे थे, पर लाला सेठ यही नहीं रुका, उसने भिखारी की बेइज्जती भी करी। चल निकल यहाँ से, तेरे जैसे निकम्मों को खिलाऊंगा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, मेरा मूड खराब कर दिया। भिखारी कांपते हुए फिर बोला, मालिक, बस एक रोटी दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। अगर मेरे पास पैसे होते तो आपको जरूर दे देता, मुझे ऐसे मत हड़काओ। लाला सेठ हौल भड़क गया। सुना नहीं क्या, एक बार में बात समझ नहीं आती या मैं तेरे लिए अलग से खाना बनाऊं? यहाँ से दफा हो जा, वरना अभी नौकरों से उठवाकर बाहर फेंकवा दूंगा। यह कहकर उसने भिखारी को धक्का दे दिया। भिखारी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। ढाबे पर बैठे लोग सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। भिखारी वहीं कोने में बैठ गया। उसकी हालत बहुत खराब थी, भूख से उसका शरीर कांप रहा था। कुछ देर बाद वो बेहोश हो गया, लेकिन लाला सेठ को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा और कुछ समय बाद भिखारी ने वही दम तोड़ दिया। भूख के वजह से उस भिखारी की मौत हो गई। लाला सेठ को जरा भी दया नहीं आई। उसने जोर से आवाज लगाई, कहाँ मर गया रे कालिया? ए कालिया, जल्दी इधर आ। कालिया दौड़कर आया। क्या हुआ मालिक? इसे यहाँ से हटाओ और ध्यान रहे किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जल्दी से इसकी लाश ठिकाने लगा दो। उस दिन के बाद शाम को लाला सेठ अपना ढाबा बंद कर रहा था। रोज की तरह वह गल्ले में रखे पैसे गिन रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। आज भी बढ़िया कमाई हुई है, मजा आ गया। उसने ढाबे की लाइट बंद की और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, हल्की हवा चल रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह थोड़ा घबरा गया और तेज कदमों से चलने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे फिर वही एहसास हुआ जैसे कोई उसके बहुत पास आ गया हो। तभी अचानक उसे जोर का थप्पड़ लगता है। लाला सेठ डर के मारे चौंक जाता है। उसका हाथ अपने गाल पर चला जाता है। कौन है? किसने मारा मुझे? वह गुस्से में चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब वह सच में डर गया था। वह जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ने लगा। किसी तरह लाला सेठ घर पहुँचता है और घबराई हुई आवाज में अपनी पत्नी को बुलाता है। अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना ले आ। उसकी पत्नी रसोई से गरम गरम खाना लेकर आती है। जैसे ही वह खाना सामने रखने लगती है, अचानक किसी अदृश्य ताकत से उसे जोर का धक्का लगता है और उसके हाथ से पूरी थाली नीचे गिर जाती है। सारा खाना जमीन पर फैल जाता है। लाला सेठ गुस्से और डर में चिल्लाता है, अरे अंधी हो गई है क्या? ठीक से खाना भी नहीं रख सकती? उसकी पत्नी घबराकर बोली, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। यह सुनकर लाला सेठ एक पल के लिए चुप हो गया। उसे रास्ते वाला थप्पड़ याद आ गया। फालतू की बातें मत कर, जल्दी से दूसरा खाना ले आ। उसकी पत्नी डर के मारे चुपचाप रसोई में चली जाती है। लाला सेठ को अभी भी समझ नहीं आया था कि यह सब उसी भिखारी की आत्मा है जिसे उसने भूख से मरने दिया था। अगले दिन सुबह होते ही लाला सेठ रोज की तरह ढाबे पर पहुंच गया। उसने सोचा, कल जो हुआ वो शायद मेरा वहम था, और वह अपने काम में लग गया। थोड़ी ही देर में ग्राहक ढाबे पर आने लगे। सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए और खाना ऑर्डर करने लगे। लाला सेठ ने अपने नौकर कालिया को आवाज लगाई, ए कालिया, जल्दी जल्दी सबको खाना दे। कालिया रसोई में जाकर खाना बनाने लगा। वह थालियां लेकर ग्राहकों के सामने रखने लगा, लेकिन तभी
एक अजीब घटना हुई। जैसे ही एक ग्राहक खाना खाने बैठा, उसकी थाली अचानक गायब हो गई। ग्राहक घबरा गया। अरे मेरी थाली कहाँ गई? सब लोग हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया। ग्राहक डर के मारे उठ खड़ा हुआ। सभी ग्राहक घबराकर बाहर भागने लगे। कोई पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। कुछ ही पल में पूरा ढाबा खाली हो गया। लाला सेठ स्तब्ध खड़ा रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कालिया की तरफ देखा। कालिया, ये सब क्या था? कालिया भी डरा हुआ था। मालिक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उस दिन के बाद ढाबे पर रोज ऐसी अजीब घटनाएं होने लगी। ग्राहक आने से डरने लगे और धीरे धीरे लाला सेठ की कमाई कम होने लगी। लेकिन लाला सेठ अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि यह सब उसी भिखारी की आत्मा कर रही है। कुछ ही दिनों में लाला सेठ के ढाबे की हालत बदल गई। जो ढाबा पहले हमेशा भीड़ से भरा रहता था, अब वहाँ सन्नाटा छाने लगा। गांव में अजीब अजीब बातें फैलने लगी। सुना है लाला सेठ के ढाबे पर भूत है। हाँ, मैंने भी सुना। लोगों की थालियां अपने आप गायब हो जाती है। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लाला सेठ की कमाई लगभग बंद हो चुकी थी। वह पूरे दिन खाली बैठा रहता और बार बार सोचता, आखिर ये सब हो क्या रहा है? एक दिन कुछ बाहर के लोग गांव में आए। उन्होंने भी लाला सेठ के ढाबे का नाम सुना था। वे खाने के लिए ढाबे पर पहुंच गए। लाला सेठ खुश हो गया। आइए आइए बैठिए, हमारे ढाबे पे आपका स्वागत है। उसने तुरंत खाना बनवाया और ग्राहकों के सामने रखवा दिया। लेकिन जैसे ही वे लोग खाना खाने लगे, अचानक उनकी शाही पनीर की सब्जी चिकन में बदल गई। यह देखकर वे घबरा गए। अरे ये क्या हो गया? तभी पानी का गिलास अपने आप उठकर उनके सिर पर गिर गया। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। वो सब ढाबे से भाग गए। लाला सेठ फिर से डर के मारे खड़ा रह गया। अब उसका ढाबा पूरे ढोलकपुर में बदनाम हो चुका था। लाला सेठ अब बहुत डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। एक रात लाला सेठ अपने ढाबे पर अकेला बैठा था। पूरा ढाबा खाली था। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने सोचा, आज देखता हूँ आखिर पैसे जा कहाँ रहे हैं। वह धीरे धीरे गल्ले के पास जाता है और उसे खोलता है। लेकिन जैसे ही वह गल्ला खोलता है, वह हैरान रह जाता है। उसमें एक भी पैसा नहीं था, जबकि दिन भर में उसने खुद गल्ले में पैसे रखे थे। लाला सेठ घबरा जाता है। ये कैसे हो सकता है? तभी उसे गल्ले के अंदर कुछ दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर उसे उसी भिखारी का चेहरा नजर आता है जिसकी मौत कुछ दिन पहले हुई थी। वह डर के मारे पीछे हट जाता है। तभी अचानक ढाबे की लाइट अपने आप बंद हो जाती है और पूरा ढाबा अंधेरे में डूब जाता है। हवा तेज चलने लगती है। दरवाजा अपने आप जोर जोर से हिलने लगता है। लाला सेठ कांपने लगता है। तभी उसके सामने एक धुंधली सी परछाई बनती है और धीरे धीरे वो साफ होने लगती है। वह वही भिखारी था, अब एक भूत बन चुका था। लाला सेठ डर के मारे जमीन पर बैठ जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन भूत कुछ नहीं बोलता। वह बस उसे घूरता रहता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। लाला सेठ पसीने में भीग चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि ये सब उसी भिखारी की आत्मा है जो उससे बदला ले रही है। अगली सुबह लाला सेठ गांव के बाहर रहने वाले एक बाबा के पास पहुंचा। वह बहुत घबराया हुआ था। जैसे ही वह बाबा के सामने पहुंचा, उसने हाथ जोड़ दिए। बाबा, मुझे बचा लीजिए। मेरे ढाबे में भूत है। वह मुझे रोज परेशान कर रहा है। बाबा शांत होकर उसकी बात सुनते रहे। फिर धीरे से बोले, सब सच सच बता, तूने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा तुझे मिल रही है? यह सुनकर लाला सेठ घबरा गया। उसने कुछ पल सोचा और फिर धीरे धीरे सारी सच्चाई बता दी। उस भिखारी की आत्मा अभी भी भटक रही है और वही तुझे सजा दे रही है। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, यह सब बंद नहीं होगा। लाला सेठ डरते हुए बोला, बाबा, मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तुझे अपने किए हुए पाप का पश्चाताप करना होगा और उस आत्मा से दिल से माफी मांगनी होगी और गरीबों को खाना खिलाना होगा। तभी उस आत्मा को शांति मिलेगी। मैं सब करूँगा बाबा। बाबा ने गंगा जल की एक बोतल दी और कहा, इसे ढाबे में छिड़कना और सच्चे मन से माफी मांगना, सब ठीक हो जाएगा। लाला सेठ गंगा जल लेकर अपने ढाबे पर पहुंचा। लाला सेठ धीरे धीरे अंदर गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने गंगा जल उठाया और पूरे ढाबे में छिड़कने लगा। फिर वो बीच में खड़ा हो गया और कांपती आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें खाना नहीं दिया। यह कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। तभी अचानक ढाबे के अंदर ठंडी हवा चलने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और एक धुंधली परछाई उसके सामने बनने लगी। वह वही भिखारी था, अब एक भूत बन चुका था। भूत कुछ देर तक उसे देखता रहा, जैसे उसके दिल की सच्चाई परख रहा हो। कुछ ही पल बाद
भूत का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसके शरीर से एक हल्की रोशनी निकलने लगी और फिर भिखारी की आत्मा हमेशा के लिए गायब हो गई थी। उस दिन के बाद लाला सेठ पूरी तरह बदल गया। अब वह रोज गरीबों को खाना खिलाने लगा। कोई भी भूखा उसके ढाबे से खाली नहीं जाता था।